ओके, पिछले क्लास में हमने स्ट्रेट लाइंस को शुरू कर दिया था और तीन इक्वेशंस जो होते हैं स्ट्रेट लाइंस के वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। आज उससे आगे के जो इक्वेशंस है वो देखेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले इक्वेशंस को शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं जो कि पिछले क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, राइट। चलिए find the equation to the straight line which passes through the point -5, 4 and is such that the portion of it between the axis is divided by the point in the ratio of 1:2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट से होके पास कर रहा है और उस तरह से ये लाइन है कि ये जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कहीं पे 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, और यही इस प्रॉब्लम का एक्चुअली में रूट है। यही अगर इतना आपने समझ लिया तो आपका फिगर कंप्लीट हो गया, और अगर आपका फिगर कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में तो प्रॉब्लम समझिए बन गया आधा। चलिए ये है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं, y x x डैश और y डैश। इधर जानते हैं आपको x इधर नेगेटिव, y इधर नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव, उधर x नेगेटिव, उधर x पॉजिटिव। ये हो गया ओरिजिन मेरा। अब कह रहा है कि ये पॉइंट -5 और 4 से होके ये लाइन पास कर रहा है। अब -5 और 4 डेफिनेटली ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा जहाँ की x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। मान लेते हैं P वो पॉइंट है यहाँ पे, और जो मेरा स्ट्रेट लाइन है इस पॉइंट से होके इस तरह से पास कर रहा है, राइट। दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द पॉइंट एट विच द लाइन क्रॉसेस। चलिए भाई ठीक है, तो ये यही पॉइंट है -5 और 4, और एक्चुअली यही पॉइंट इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा, 1 और ये 2। मान लेते हैं x पे a पॉइंट है, y पे b पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5 और 4। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा, हमें पता है, क्योंकि अगर किसी लाइन को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो डेफिनेटली सेक्शन फॉर्मूला का केस है वो। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि द लाइन इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट इन द रेशियो ऑफ 1:2। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि x और y एक्सिस को ये लाइन काट तो रहा है, और पिछले क्लास के लास्ट वाले इक्वेशन के बारे में अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि इफ अ लाइन कट्स ऑफ the intercepts a and b respectively from the axis of x and y, then the equation of that line is x by a plus y by b is equal to 1। ये इक्वेशन होता है, तो यही इक्वेशन इस लाइन के लिए भी हम मान सकते हैं, क्योंकि x को और y को तो ये कट कर रहा है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट मान लेते हैं मेरा कितना है, डेफिनेटली a और 0। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि a तो इधर नेगेटिव है, लेकिन मैंने अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, a का वैल्यू नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, आप देखेंगे थोड़ी देर में। और ये 0 और b, मतलब y पे ये लाइन
ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ओके चलिए, सपोज द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड इज x by a plus y by b is equal to 1। मान लेते हैं ये नंबर 1 है इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन है। नाउ सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन को ये 0.1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नाउ इफ x and y be the coordinates of p, अभी मैंने जानबूझ के कोऑर्डिनेट्स इसका x and y मान लिया है ताकि जो नए स्टूडेंट्स हो उनको समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि p का कोऑर्डिनेट -5 और 4 है, दैट इज x जो है -5 है और y जो है मेरा 4 है, दिया हुआ है, गिवन है, फिर भी मैंने ये मान लिया है। which divides the line 1 in 1:2। Therefore x कोऑर्डिनेट p का कितना हो जाएगा, क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो m कितना है 1 इंटू x2 कितना है यहाँ पे, ये होगा x2, ये हो जाएगा आपका 0। याद रखिए AP इज टू PB ही तो 1:2 है ना, ठीक है। सो 0 प्लस nx1, n कितना है हमारा 2 है और x1 कितना है a है, डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। नाउ यहीं पे तो है हमारा क्वेश्चन का एक मीनिंग छुपा हुआ है। x कोऑर्डिनेट आपको पता है -5 है, -5 लिख दीजिए, हो गया 2a/3, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू -15/2। a अपने आप नेगेटिव आ गया ना, यही मैं कह रहा था आपसे। चलिए a का वैल्यू आ गया, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। ऑल्सो y कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है, बट x की जगह y होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, दैट इज 1 इंटू y2 b है और 2 इंटू y1 0 है, ये डिवाइडेड बाई 3, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, y तो मेरा 4 है, b/3, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 12। Substituting these values of a and b in 1, we get क्या हमें मिलेगा, x by -15/2 प्लस y by 12 इज इक्वल टू कितना 1, ये हो जाएगा -2x/15 प्लस y/12 इज इक्वल टू 1, यहाँ से LCM 60 आएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा -8x प्लस 12 5 जा 60, तो ये 5y इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज, इसके बाद आप लिख लीजिएगा 5y माइनस 8x इज इक्वल टू 60। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। याद रखिए प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ता है पहले ठीक से, स्टेप बाय स्टेप। आपको फिगर समझना है कि फिगर इसका किस तरह से बनेगा। वंस यू एक्चुअली ड्रॉ द फिगर, वंस यू अंडरस्टैंड द फिगर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिगर, सपोज द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व 50%, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशंस और सब कुछ होता है जो आप आसानी से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम करेंगे। आज हम 3 इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पे दे दे रहा हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हैं। चलिए पहले
ओके, जो सबसे पहला हम इक्वेशन करेंगे वो हम करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है वो आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। थिंग्स वी विल डू टुडे, सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो करेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम करेंगे टू शो दैट एनी general equation of first degree in x and y represents a straight line। उसके बाद हम करेंगे reduction of general equation of straight line into perpendicular form। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद हम करेंगे, बीच में प्रॉब्लम्स भी रहेगा जिसके बारे में मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ वो थ्योरम्स, वो टॉपिक्स लिख रहा हूँ जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली कुछ 2-3 प्रॉब्लम या 1-2 प्रॉब्लम तो रहेंगे ही। ट्रेसिंग ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और अंत में एक और हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 points। So these are the topics that we are going to do today। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं यहां से, इस चीज से, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। हमने 1, 2, 3 इक्वेशन पढ़ लिए थे, ये चौथा इक्वेशन है। थ्योरम 4, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू अ स्ट्रेट लाइन to a straight line in terms of the perpendicular let fall upon it from the origin and the angle that this perpendicular makes in the positive direction with the axis of x। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं जो किस टर्म में होगा, किस किस क्वांटिटी के टर्म में। एक तो उस इक्वेशन में जो परपेंडिकुलर है
जो कि इसी स्ट्रेट लाइन पे डाल रखा है हमने। ऑरिजिन से उस ऑरिजिन का डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा उसमें, एंड द एंगल दैट दिस परपेंडिकुलर मेक्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्सिस ऑफ एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो भी इंक्लूडेड रहेगा इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना इसके लिए फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम। ये मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये है ऑरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब कहा जा रहा है कि ऑरिजिन से सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देना है इस स्ट्रेट लाइन में। ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं। ये है हमारा ऑरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब हम इक्वेशन निकालते हैं या किसी भी कर्व का, किसी भी लोकस का जब इक्वेशन निकालते हैं, तो आपने लोकस के चैप्टर में ये पढ़ा था कि इक्वेशन किसी कर्व का या किसी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो कि उस पर्टिकुलर लोकस पे, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई कर्व हो, उस पर्टिकुलर लोकस के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए होल्ड करे, सेटिस्फाई हो। तो हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं। वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। याद रखिए ये जो x और y मानते हैं ये क्या है, एक्चुअली इसको हम कहते हैं करेंट कोऑर्डिनेट्स। करेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि किसी लोकस पे किसी भी मूविंग पॉइंट का एट एनी मोमेंट कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोई सर्टेन तो एक्स वाई है नहीं, ये एक्स वाई कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है। दैट इज वाई दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड करेंट कोऑर्डिनेट्स। और ये हमें स्ट्रेट लाइन पे ही सिर्फ नहीं रहता है, ये किसी भी कर्व पे जब हम ये मानते हैं इस तरह से किसी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, तो हमेशा करेंट कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस काइंड्स ऑफ मूविंग पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी मोमेंट। ठीक है, तो वही हमने मान लिया कि किसी भी मोमेंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, अब एक्स और वाई है तो इसका ऑर्डिनेट हम पहले बना लेते हैं। तो ऑर्डिनेट जब एक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लेते हैं ये है परपेंडिकुलर PM ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं, अब यहां से एब्सीसा और ऑर्डिनेट आ गया। अब एक और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर M से इस OR पे डालेंगे। ये मान लीजिए हमारा है N, यहां से एक और परपेंडिकुलर हम डाल देंगे यहां पे, इसको हम रख देते हैं L। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और ये परपेंडिकुलर अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट, यहां से हमने शुरू किया बनाना, लेट द परपेंडिकुलर OR, जिसको हमने P मान लिया, जिसके लेंथ को स्मॉल p इज इक्वल टू P is the perpendicular on the or on the straight line, on the straight line AB from the origin. ठीक है, suppose this perpendicular makes the angle alpha with the x axis. अल्फा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ये यहां पे मेंशन किया हुआ है। टेक
any point P on the line AB as shown whose coordinates are x and y। ठीक है, ड्रॉ MN perpendicular to OR and PL perpendicular to OX। Also draw PM perpendicular to OX to meet OX in M। OX पे M पे मीट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां तक आपका कंस्ट्रक्शन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है यहां पे, नाउ ON क्या हो जाएगा हमारा, ON, ये ON क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर फ्रॉम ट्राइंगल OMN इस ट्राइंगल को देखें और इस एंगल को कंसीडर करें तो MN परपेंडिकुलर है और ON हमारा बेस है। दैट मीन्स cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ON बाई OM हो जाएगा ना। तो ON इज इक्वल टू OM cos अल्फा, तो ON इज इक्वल टू OM cos अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। गुड, वेरी गुड। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल LMP। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले तो हम यहां पे ये कर लेते हैं। अब ON निकाल लिया आपने, NR अगर निकल गया तो ON प्लस NR को जोड़ देंगे तो हमें OR मिल जाएगा, जिसका लेंथ हमने P मान के रखा है। चलिए, तो NR इज इक्वल टू क्या, PL। और ध्यान से देखेंगे अगर तो PL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PL अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें MLP, तो साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल LMP, ध्यान से देखिए, साइन ऑफ LMP इज इक्वल टू व्हाट, PL परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय PM हाइपोटेनस। गुड, बट एंगल LMP क्या होगा, एंगल ध्यान से देखिए, एंगल LMP इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस LMO, क्योंकि ये भाई परपेंडिकुलर है, तो LMP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 में से हम LMO इसको घटा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में, इस OMN में एंगल अल्फा प्लस एंगल LMO प्लस ये एंगल कितना है 90 बराबर 180, यानी कि अल्फा प्लस एंगल LMO इज इक्वल टू 90। तो एंगल LMO कितना आएगा हमारा, एंगल LMO ध्यान से देखिए यहाँ पे 90 माइनस अल्फा आएगा, 90 माइनस अल्फा आएगा। तो क्या यहाँ पे LMO भी हमारा 90 माइनस अल्फा आ रहा है, ठीक है, और LMP भी 90 माइनस अल्फा आ रहा है। तो LMP को यहां लिख सकते हैं हम, एंगल LMO कितना आ रहा है 90 डिग्री माइनस अल्फा। कुछ गलत हो रहा है क्या, LMP इज इक्वल टू इतना हो गया, एक मिनट, LMP हमारा आ गया 90 माइनस LMO, हाँ ठीक है। फिर इस ट्रायंगल में हम गए, इस ट्रायंगल में हमें LMO जो है
वो कितना मिल गया 90 माइनस अल्फा। हाँ ठीक है, 90 माइनस अल्फा, माफ करिएगा 90 माइनस अल्फा जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 90 कट जाएगा और बचेगा कितना, सिर्फ अल्फा, यानी कि एंगल LMP कितना है, अल्फा है। सो यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू PL बाई PM। सो PL इज इक्वल टू PM साइन अल्फा, PL इज इक्वल टू PM साइन अल्फा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PM साइन अल्फा। चलिए इसको 2 मान लेते हैं। एडिंग 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा, OM cos अल्फा प्लस PM साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ON प्लस NR। ये क्या मिला आपको, OR किसके बराबर है, ये P के बराबर है। दैट इंप्लाइज OM, OM क्या है, इस पॉइंट का एब्सिसा है, यानी कि x है, तो x cos अल्फा प्लस PM क्या है, इसी पॉइंट P का ऑर्डिनेट है, यानी कि y है, y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। Why this is the required equation of the straight line? Because this equation holds for any coordinates that lie on this straight line. ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। छोटा सा इक्वेशन है, याद रख सकते हैं आप, कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, हाँ, हमें प्रूफ करना है कि x और y में कोई भी जनरल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का जो होता है वो हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। जनरली स्पीकिंग एनी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री बिटवीन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। चलिए लिख लिया होगा आपने, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बट ये ज्यादा क्लियरली इसको डिफाइन कर रहा है, राइट। चलिए to prove that the general equation of first degree, इसको लिख लीजिए, any general equation of first degree in x and y always represents a straight line। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग फॉर्म है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि ज़्यादा आपको समझने के लिए उसको भी बताना होगा, और एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए शॉर्ट फॉर्म वाला जो है वो एंगल स्लोप फॉर्म ऑफ जो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उससे रिलेट करके हम निकाल सकते हैं, बट चलिए सबसे पहले लॉन्ग वाले को देखते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है, ज़्यादा क्लियर है। एनी इक्वेशन, एनी the most
मोस्ट इस तरह नहीं, any general equation of the first degree between x and y is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are constants. Constants का क्या मतलब होता है भाई? ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन है, हमें प्रूव करना है. वी डोंट नो येट whether this particular equation is a equation of a straight line or not, but constants का मतलब है कि ये जिस भी लोकस का इक्वेशन है उस लोकस के किसी भी पॉइंट पे a, b और c चेंज नहीं करने वाला है. ठीक है, सो दैट इज कॉन्स्टेंट्स हियर. मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका. अब 3 पॉइंट लेते हैं जो कि उस लोकस पे है जिस लोकस का इक्वेशन ये जिस लोकस के इक्वेशन को ये पर्टिकुलर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज एनी 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 on the locus of 1. ठीक है, मतलब इक्वेशन के 1 के लोकस पे ये तीनों पॉइंट है. इसलिए these 3 points satisfy इक्वेशन 1. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये तीनों पॉइंट, क्योंकि भाई इसी के लोकस पे तो ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. लोकस में आपने पढ़ा है कि कोई भी इक्वेशन अगर किसी लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स उस लोकस के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट इस लोकस पे है, यानी कि इसका जो कर्व है या स्ट्रेट लाइन है जो भी है उस पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं. चलिए, therefore ax1 plus by1 plus c is equal to 0, ax2 plus by2 plus c is equal to 0 and ax3 plus by3 plus c is equal to 0. अब यहाँ पे a, b और c को एलिमिनेट करने आपको आना चाहिए. मैंने पहले वाले क्लास में आपको बताया था ना वहाँ पे कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एलिमिनेट करेंगे. बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे x, y, z को एलिमिनेट कर रहे थे, यहाँ पे इस कांस्टेंट्स को a, b और c को एलिमिनेट करेंगे. क्योंकि भाई यहाँ पे यही कांस्टेंट तो तीनों में सेम है ना, तो इसी को एलिमिनेट करते हैं. वहाँ पे x, y और z तीनों में था तो x, y, z को एलिमिनेट कर रहे थे हम. सो लेट मी एलिमिनेट a, b एंड c फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस बाय eliminating a, b and c from these 3 equations we get. हमें क्या मिलेगा, जो कंडीशन मिलेगा, एलिमिनांट मिलेगा, वो क्या मिलेगा हमें? एक डिटर्मिनांट जहाँ की x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 is equal to 0. अगर आपको चेक करना है तो दूसरे और तीसरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें. वहां से a, b और c किसी कांस्टेंट का फॉर्म में यानी कि k के फॉर्म में निकालिए और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लिए, यही चीज आएगा. ठीक है, आपको मैंने बताया है, आप पहला वाला क्लास जाके देखिए. और अगर ये नहीं समझ में आया तो मेरे से आप नीचे कमेंट में पूछिएगा या टेलीग्राम पे पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा. लेकिन आना चाहिए क्योंकि मैंने बताया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब ये ध्यान से देखिएगा तो क्या है, किसी ट्राइंगल का एरिया है जिस ट्राइंगल के
तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। और किसी ट्राइंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स जब ये है तीनों, और अगर उस ट्राइंगल का एरिया 0 आए तो इसका क्या मतलब है कि वो ट्राइंगल है ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही तो एरिया 0 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कौन सा एरिया है कि नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा जब ये तीनों पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एलिमिनेंट फॉर्म शोज अस। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियरिटी, दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर ये कोई कर्व होता तो किसी भी कर्व पे आप 3 पॉइंट्स लेते और तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाते तो कभी भी उस ट्राइंगल का एरिया 0 नहीं आता। ये 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये किसी ट्राइंगल का इक्वेशन है ही नहीं, ये तो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो वो उसी स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, इसीलिए 0 एरिया आ रहा है ट्राइंगल का। तो ये क्या बता रहा है हमें कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। दिस मीन्स दैट, यहां से लिख लीजिए, दिस मीन्स दैट, पूरा तो मैंने समझा दिया है तो आई थिंक पूरा समझाने का मतलब है नहीं, बस आपको ये लिख देता हूं कि दिस मीन्स दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। द 3 पॉइंट्स, इसके बाद लिख रहा हूं, ठीक है। दिस मीन्स दैट द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, therefore, इसके बाद यहां से लिख लीजिए, इसके बाद therefore the equation ax plus by plus c is equal to 0 represents a straight line. That's it. इसीलिए स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। काम खत्म, प्रूव हो गया। अब इसको एक और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिए, इससे आपको पता चल रहा है, ये ऑब्जर्व करने में ज्यादा आसान है कि भाई स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इन तीनों पॉइंट को जोड़ के जब बना रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, इसीलिए। चलिए, इसको प्रूफ करने का एक और तरीका है। दूसरा इसको प्रूफ करने का सेकेंड मेथड, we know that y is equal to mx plus c represents a straight line, ठीक है, जो कि which cuts off, यही है किसी स्ट्रेट लाइन का एंगल स्लोप फॉर्म या इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, जो भी आप कहें, विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, विच स्लोप को भी हम आज डिफाइन करने वाले हैं और अच्छे से। y is equal to mx plus c represents a straight line which cuts off an intercept
C from the y axis and making an angle अल्फा, किसके बराबर होता है अल्फा? अल्फा जो होता है tan इनवर्स m के बराबर होता है। सो m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां पे m क्या है? tan अल्फा है। टेंजेंट वही तो स्लोप होता है, आगे मैं डिफाइन करूंगा स्लोप को और अच्छे से आपके लिए। मेकिंग एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू इतना इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल बनाता है, ये भी मैंने बताया था। पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, मैंने उस दिन भी, ये जिस दिन इक्वेशन बताया था उस दिन भी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मैं जानबूझ के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं लिख रहा हूं। इसका कारण है, देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन है, कितने बच्चों को ये समझने में ही दिक्कत होगी, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, यहां से भी तो ये एंगल बना रहा है, इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। अब ये कहीं से भी ये लाइन गुजरे इसी तरह से एंगल बनाएगा। अगर ये लाइन इस तरह से भी गुजरेगा तो ये इसी तरह से एंगल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व इट लाइक दिस, नॉट लाइक with the positive direction of the axis of x। चलिए, so and making an angle alpha is equal to इतना in the positive direction in alpha। एक alpha मैंने सपोज किया है यहाँ पे, अल्फा थीटा गामा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। नाउ with the x axis, अब एकदम क्लियर हो गया। नाउ जो जनरल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री में x और y का है, x और y के बीच में है, वो है ये। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, by इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a बाई बी माइनस एक्स माइनस सी बाई बी। अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इसलिए इसको ऐसे लिखिए, इसलिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज क्लियरली represents a straight line which cuts off and intercept। कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? यहां पे c कट कर रहा था इंटरसेप्ट, यहां पे माइनस सी बाई बी, इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी फ्रॉम द y axis and making an angle tan inverse माइनस a बाई बी। यहाँ पे m था तो यहाँ पे tan इनवर्स m बना रहा था, यहाँ पे माइनस a बाई बी है तो यहाँ पे tan इनवर्स माइनस a बाई बी बनाएगा। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, आप पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए बार बार लिख रहा हूं, ठीक है। यू जस्ट राइट इट लाइक यू नो with the axis of x, that's it, that should be enough। in the positive direction with the axis of x। so ये भी क्या है, यहां से पता चल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये दूसरा तरीका है इसको ऑब्जर्व करने का कि हाँ भाई ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। सो रिमेंबर दिस, any general equation or any equation in first degree between x and y always represents a straight line, ठीक है। चलिए,
हमने परपेंडिकुलर फॉर्म पढ़ा था और किसी भी स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट डिग्री में जो मोस्ट जनरल इक्वेशन होता है उसको भी देख लिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द फॉर्म। नाउ हाउ वुड यू एक्चुअली change the general equation of any straight line to the perpendicular form of that straight line? जो perpendicular form का आपने इक्वेशन पढ़ा उसमें आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन को, वही हमने अभी देखना है। चलिए, ये हो गया आपका थ्योरम 5। टू चेंज the general equation of a, अब बार बार मुझे फर्स्ट डिग्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल इक्वेशन का मतलब आप समझ जाइए, किसी स्ट्रेट लाइन की अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन इनटू द perpendicular form। हो सकता है बीच में मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़े, ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया, इसीलिए मैं बार बार थोड़ा सा टाइम देख रहा हूं, बस 5 मिनट का। टू चेंज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इनटू द परपेंडिकुलर फॉर्म। चलिए भाई देखते हैं कि ये क्या है। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो मोस्ट जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वी हैव द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। सपोज द परपेंडिकुलर, यहां पे एनी मत लिखिए, यहां पे लिखिए ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं और ये एप्लीकेबल होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। Suppose the perpendicular form of this straight line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। इसको लिख सकते हैं आप x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0, ये 2। अब भाई दोनों चूंकि हमने हमारे मानने के अकॉर्डिंग दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं, ठीक है। अगर दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेम हो, मान लीजिए कि दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन का है 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है सिर्फ, तो ये इक्वेशन बन गया है। दैट मीन्स दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर ऐसा है तो इन दोनों इक्वेशन का जो कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स होता है उनका रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो क्या होगा? 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 3/6, हमेशा, ठीक है। क्योंकि देखिए सब 1/2 के बराबर आएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, दैट इज वाई। अब यहां पे ये दोनों जो है सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो थ्योरम है, ये जो प्रोपोजिशन है यहां भी एप्लीकेबल होगा। सिंस 1 and 2 represents the same straight line, therefore the ratio, लिख देता हूं ताकि बाद में याद रहे, the ratio of their
corresponding coefficients must be equal। इसलिए a बाई, चाहे ऐसे लिखिए, रिवर्स करके लिख देते हैं, cos अल्फा बाई a इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई b इज इक्वल टू माइनस p बाई c। अब यहां पे अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको इसके बाद सब कुछ समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इस तरह अपना सिर खुजलाएंगे बस। सो आई सजेस्ट यू to go and watch the ratio and proportion if you have never watched it or never know the concept of ratio and proportion। आप वहाँ जाइए, आप जाके देखिए, यहाँ पे मैं लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, हमें पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई सी इज इक्वल टू कॉस एल्फा बाई माइनस ए इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई माइनस बी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, क्योंकि तीनों बराबर है तो यहाँ माइनस पहले से था तो प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस हो गया। अगर हम तीनों को स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर भी जो क्वांटिटी आएगा होगा तो बराबर। ऑन squaring we have, इसको इरेज कर दूं, इसको भी कर देता हूं क्योंकि यहां से तो आपको याद ही होगा क्या हो जाएगा स्क्वायर करने से। अगर हम स्क्वायर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए P बाई सी का होल स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई बी स्क्वायर। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा, तो देन ईच रेशियो, चाहे ऐसे करके लिख सकते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, या फिर a प्लस सी बाई बी प्लस डी, इसके भी बराबर होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों भी तो बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो ये और ये दोनों किसके बराबर हो सकता है, a प्लस सी और b प्लस डी के, और a बाई बी और c बाई डी इसके बराबर भी है, इसलिए ये भी इसके बराबर होगा, या फिर c प्लस ई बाई डी प्लस एफ, या फिर a प्लस ई बाई बी प्लस एफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो इसी थ्योरम को यूज करके देयरफॉर p स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि ये तीनों रेशियोज किसके बराबर होंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इंप्लाइज p बाई सी, अगर यहां पे होल स्क्वायर करें और स्क्वायर को हटाएं तो क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो p बाई सी किसके बराबर आ गया, यहाँ पे इसके बराबर आ गया। इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो p बाई सी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई माइनस ए इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं आपको, इसको इरेज कर दो, इतना हो गया होगा। इसके नीचे आपको करना है, चलिए स्क्वायर करके हमने देख लिया कि क्या होता है। देयरफॉर
P इज इक्वल टू, अगर इसको इससे बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, C बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको इसके बराबर करें तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलिए ये हमारा कुछ वैल्यू आ गए हैं। अब जो जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन था वो क्या है, नाउ ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। ये सब का काम हो गया है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं अब। चलिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फा माइनस बी बाई ये है, कॉस अल्फा माइनस दिस बाई ये, तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे c बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो अगर हम इस तरह से लिखें कि यहाँ पे माइनस ए आ जाए, यहाँ पे माइनस बी, तो किस तरह से अरेंज करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये किसके बराबर है, कॉस अल्फा के बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x कॉस अल्फा। ये किसके बराबर है, साइन अल्फा के बराबर, तो लिख सकते हैं इसको y साइन अल्फा। और ये किसके बराबर है भाई, ये जो है किसके बराबर है, माइनस p। इसको अगर सेकेंड नंबर इक्वेशन से ये करें, कंपेयर करें, तो सेम इक्वेशन आया है ना। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, चेंज कर दिया इसको इसमें। और चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसी इक्वेशन के तरफ दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज कर दिया कि हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो बस हमारा आ गया। क्यों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हमने अरेंज किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था हमारे इक्वेशन में, इसीलिए इसको इस तरह से अरेंज कर दीजिए कि सी नेगेटिव लिखा जाए, और बस। अगर आपने यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया होता दोनों तरफ -1 से, तो हमें इस स्टेप में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे हमारा इक्वेशन आ गया था। सो टू कन्वर्ट, टू रिड्यूस द general equation of any straight line into the perpendicular form, what we have to do is divide the general equation on both sides by the square root of a square plus b square and arrange the equation so that the constant term is negative. That's it. लिख लीजिए इसको। Therefore, to reduce the general equation of any straight line into the perpendicular form, divide it by square root of a square plus b square and
arrange it so that the constant term is negative. That's it. हो गया हमारा. कर लीजिए इसको. एक टॉपिक और हम करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा था, मुझे ब्रेक लेना होगा थोड़ा. चलिए. हमारा जो अगला टॉपिक है टू ट्रेस द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय एन इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री. ठीक है भाई. How to trace the straight line, how to trace the straight line given by an equation of the first degree. How to trace the straight line given by an equation of the first degree. मान लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट डिग्री में इक्वेशन दिया हुआ है और उस स्ट्रेट लाइन का आपसे फिक्स पोजीशन पूछा जा रहा है. ट्रेसिंग का मतलब वही है कि फाइंड करें उसका फिक्स पोजीशन, कहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पे कट करेगा. ठीक है. तो कुछ नहीं करना है. दो मेन तरीके हैं इसके. सबसे पहला तरीका है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दो मेन तरीके हैं, और भी बहुत सारा तरीका है, वो भी मैं लिख दूंगा इसी में. इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी. और अगर इसको हमने लिखा, दोनों तरफ c से डिवाइड कर दिया माइनस सी से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1. दोनों तरफ माइनस सी से हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है. अगर ये किस तरह का इक्वेशन लग रहा है, ए और बी क्या है, एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट है. अगर किसी स्ट्रेट लाइन का आपको एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट पता चल जाए, मान लीजिए यहाँ ए यहाँ बी, तो दोनों को कनेक्ट करके आप स्ट्रेट लाइन का फिक्स पोजीशन नहीं पता कर लेंगे. दैट्स इट. Clearly, this is a straight line which cuts off the intercept minus c by a and minus c by b respectively with the axis of x and y. ठीक है. तो हो गया, फिक्स पोजीशन पता चल गया. दूसरा तरीका है कि if we can find the coordinates of any 2 points on the straight line, then we can easily find the
पोजीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड मतलब ट्रेस स्ट्रेट लाइन। अब इसके इन द गिवन इक्वेशन मान लीजिए हमें फाइंड करना है फोर इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x सब्सटीट्यूट करेंगे 0 तो y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, एंड इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। y 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x माइनस सी बाई ए। देयरफॉर इसलिए 0 माइनस सी बाई बी एंड माइनस सी बाई ए x 0, हाँ माइनस सी बाई, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x मेरा इतना आ गया, हाँ ठीक है। सो दिस एंड दिस आर द coordinates of the 2 points of the straight line on इसके बाद on the y and ये y पे और ये x पे, हाँ on the y and x axis, therefore by joining them we can find the position of the स्ट्रेट लाइन। एक और तरीका है, अगर इस स्ट्रेट लाइन का हमें डायरेक्शन पता चल जाए, यानी कि एंगल एक्स एक्सिस से या जिस भी रेफरेंस लाइन से हमें इसका डायरेक्शन पता करना चाहें, और एक पॉइंट पता चल जाए इस स्ट्रेट लाइन का, कोई एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता हो, तो भी हम स्ट्रेट लाइन को फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि कैसे, ठीक है। वो तीसरा होगा, ये दो तो आपको पता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपने बहुत पहले लीनियर इक्वेशंस में भी ये किया होगा, किया था ना, तो वही चीज़ है बस। थोड़ी देर के बाद मैं फिर इस क्लास को यहीं से कंटिन्यू करूंगा इसके बाद, एंड देन वी विल फिनिश इट। जितना मैंने कहा है उतना आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको आप देखिए, इतना 5 या 10 मिनट में मैं फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तब तक के लिए डू दिस, रिवाइज वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ओके, अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के पोजीशन को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है उसको हम लोग देख रहे थे। वहाँ पे दो तरीके हमने देखे कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, तो एक तो तरीका ये है, इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल के हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन का कोई भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाए तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और भी एक तरीका है जिससे कि हम किसी स्ट्रेट लाइन के फिक्स पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, वो है कि अगर आपको उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन पता हो और कोई एक पॉइंट पता हो, तो भी हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के फिक्स पोजीशन को पता कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। ये तो दो हो गया, एक और होता है जैसा कि मैंने कहा।
चलिए 1 मिनट, अगर एसी नहीं चलाऊंगा तो पता चलेगा कि ये जल्दी सूखेगा ही नहीं। तो तीसरा क्या तरीका है? तीसरा तरीका ये है कि किसी स्ट्रेट लाइन का कोई एक पॉइंट मिल जाए, मतलब कोई एक पॉइंट जिससे कि वो स्ट्रेट लाइन होके गुजरता है, और उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन से क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन से क्या मतलब होता है? डेफिनेटली वी आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर फिक्स्ड लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड लाइन। नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में या तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, नहीं तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी लाइन के डायरेक्शन को पता करते हैं, जनरली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि शुरू में ये फिक्स्ड हमारा लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन इसी पे है। अगर इस एक्स एक्सिस से उसने कोई एंगल बनाया इस तरह से थीटा, ठीक है, सपोज करते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इसी डायरेक्शन में है, सेम, राइट। और कोई पॉइंट का क्या मतलब है? कोई पॉइंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जो कि हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहा है। एक पॉइंट हमें मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स और वाई है एट एनी मोमेंट, करेंट कोऑर्डिनेट्स। कोई स्ट्रेट लाइन जो कि मूविंग लाइन है, रोटेटिंग लाइन, वो सपोज करते हैं कि शुरू में इस फिक्स्ड एक्स एक्सिस पे है और यहां से इसने इस तरह घूमना शुरू किया है, और ये घूम के जब इस पॉइंट पे आ गया इस तरह से, तो यहीं पे रुक जा रहा है। तो डेफिनेटली this is the required straight line. So if we know the direction of this straight line with respect to the x-axis, obviously, and any one point which lies on the straight line, we can easily find its fixed position. अब हमें इसका पोजीशन मिल गया, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए दोनों तरफ, यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन होगा। कहीं भी हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बनाए, ये ओरिजिन से काट रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ से कट करे इस तरह से, बट अभी भी इसका फिक्स पोजीशन तो एक्स एक्सिस से हमें पता है, हो सकता है कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाए, तो अभी भी इसका फिक्स पोजीशन और कोई एक पॉइंट इसका पता हमें होना चाहिए, एक्स वाई पी एक्स वाई। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन के पोजीशन को फाइंड करने के लिए जनरली हमें दो क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। पहले केस में या तो हम उस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किसी फिक्स्ड लाइन से, यहाँ पे स्ट्रेट एक्स एक्सिस से अगर पता हो और कोई भी ऐसा पॉइंट पता हो जो कि उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमें वो स्ट्रेट लाइन का पोजीशन मिल जाएगा। दूसरा ये भी आपने सिनारियो देखा कि अगर कोई दो पॉइंट्स मिल जाए उस स्ट्रेट लाइन पे, उसका कोऑर्डिनेट हमें पता हो, या सिर्फ इतना पता चल जाए कि किसी भी दो पॉइंट को, कोई भी दो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम उस स्ट्रेट लाइन के फिक्स पोजीशन को पता कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें कोऑर्डिनेट्स इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट से हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरह से वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर हमें किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता हो जो कि उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो, जिसके पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन हम आसानी से उसके पोजीशन को पता कर लेंगे। और एक आपने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, जो पहला वाला कंडीशन था, उसके द्वारा भी हम किसी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेसिंग अ स्ट्रेट लाइन। अब चलिए एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं, छोटे प्रॉब्लम है, किसी स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ इस तरह का, 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब कहा जा रहा है कि ट्रेस द स्ट्रेट लाइन, ट्रेस दिस स्ट्रेट लाइन। सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है भाई? सबसे आसान तरीका है कि कोई दो पॉइंट फाइंड करते हैं जो कि स्ट्रेट, जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड कर लेना है किसी दो पॉइंट का, जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक बार x 0 ले लेते हैं, x 0 हमने लिया तो y कितना आ जाएगा हमारा,
y हमारा आ जाएगा 7/2। अगर y 0 लिया तो x कितना आ जाएगा हमारा -7/3। चलिए भाई, x 0 तो y 7/2, x 0 तो y 7/2। ये पॉइंट P1 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 7/2। एक और कोऑर्डिनेट है हमारे पास कि y 0 तो x -7/3। इस तरफ कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे हो रहा है P2 y 0 x -7/3। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, हमारा स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गया। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ट्रेस करना हो आप इस तरह से उसको ट्रेस कर सकते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन P1 P2। तो इसी तरह से स्ट्रेट लाइन के पोजीशन को या उसको ट्रेस किया जाता है। चलिए, ये तो आसान सा चीज़ था, तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करिए, ट्रेस मतलब स्ट्रेट लाइन को फाइंड करिए, उसके पोजीशन को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है आप बता देंगे आसानी से। चलिए मैं 2-3 आपको एग्जांपल देता रहा हूँ, उसको फाइंड करिए। अब कहा जाएगा कि ट्रेस द स्ट्रेट लाइन y = 2, y = 2। अब y = कौन सा लाइन होता है, y कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस पे जो आपका 2 होगा, जो आपका सेकेंड पॉइंट होगा ऑरिजिन के बाद 1 2, तो 2 से होके एक स्ट्रेट लाइन x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, वही आपका रिक्वायर्ड इसका ट्रेसिंग हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ फाइंड ही नहीं करना है कि नहीं, क्योंकि x तो इसमें पहले से 0 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए कुछ मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे दे रहा हूँ, इसको फाइंड करिए। छोटे प्रॉब्लम है ये, बड़े नहीं है। आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी ट्रेस द स्ट्रेट लाइन्स 1 3x - 4y + 7 = 0, 2 3y = x, 3x = 2, 4y = -2, 5 7x + 8y + 9 = 0। ये आप फाइंड करिए, इसके पोजीशन को फाइंड करिए ज़रा। चलिए रेज कर देता हूँ इसको। Straight lines at infinity, straight lines at infinity, ये क्या होता है भाई, देखते हैं। Suppose a straight line ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि इसको लिख सकते हैं वन x पे इंटरसेप्ट -c/a, y पे इंटरसेप्ट -c/c। कुछ कंडीशन लेते हैं। केस 1, इफ a इज इक्वल टू 0, सिर्फ a 0 हो रहा है, b एंड c नहीं, बट नॉट b और c, देन अगर a 0 होगा तो c/a किधर जाएगा भाई, इन्फिनिटी की ओर। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट -c/a है और y इंटरसेप्ट -c/b है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस तरह है। उस नेगेटिव पे मत जाइए, ठीक है। हो सकता है कि मैं a को नेगेटिव कर दूं,
ए मेरा कोई नेगेटिव क्वांटिटी है और सी मेरा सी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाए। तो मैं एक जनरल सिनारियो ले रहा हूं कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मेरा है माइनस सी बाई ए और ये मेरा है माइनस सी बाई बी, ठीक है। और जिनको इस तरह से देखना है, इस तरह से जिनको देखना है वो इस तरह से भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। माइनस सी बाई ए माइनस सी बाई बी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसी तरह देखूंगा, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा है तो सी बाई ए किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा भाई। अगर सी बाई ए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी कि एक्स जो इंटरसेप्ट है इसका वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये कब हो सकता है, इन्फिनिटी की ओर जाने का क्या मतलब है कि x पे जो इस लाइन का इंटरसेप्ट हो रहा है, ये लाइन x पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इन्फिनिटी पे जाके। हो सकता है कि प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, वेर एवर, बट इन्फिनिटी पे जाके ये इंटरसेप्ट कर रहा है। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एकदम इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, तभी तो ऐसा हो सकता है ना, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तभी तो x पे इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। x पे इंटरसेप्ट 0 होने का क्या मतलब है, दिस लाइन इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट इंफिनिटी, दैट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x। अब इसका भी यहां से भी आप देख सकते हैं, मतलब क्या कि y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी आना चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी मतलब माइनस सी बाई बी पे, जो कि यहां पे पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन x के जो पैरेलल है, यही x को इन्फिनिटी पे जाके काटेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, बट एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जाके काटने का क्या मतलब है कि ऑल टुगेदर ये काट ही नहीं रहा है भाई, ये पैरेलल है, उसके साथ साथ जा रहा है। दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करते हैं, या मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करते हैं। जाओ भाई इन्फिनिटी ढूंढते रहो। चलिए, उसी तरह दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी होगा ना, क्योंकि x बाई इंफिनिटी ये टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पे कहा। इसलिए दिस स्ट्रेट लाइन meets या intercepts the axis of x at infinity, that is in this case the straight line is parallel to the axis of x, cutting the y axis at minus c by b। ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे आपको मीनिंग बताना है कि लाइन्स एट इंफिनिटी होता क्या है। एक और कंडीशन आएगा, हो सकता है कि b 0 हो जाए। चलिए, तो जब b 0 होगा, केस टू if b is equal to 0 but not a or c, then c by b tending towards infinity। तो वही चीज यहां पे होगा भाई, क्या करना है, ये मेरा माइनस सी बाई बी था, ये मेरा यहां पे माइनस सी बाई ए था। अब यहाँ पे b 0 हो गया, तो ये इन्फिनिटी पे, यानी कि ये जो ये लाइन है, ये अब इस तरह से नहीं होके ये इधर आके सीधे इस तरह से जाएगा, यानी कि अब y को इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। देन द स्ट्रेट लाइन मीट्स द एक्सिस ऑफ y एट infinity
या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, लेकिन मिलेगा इन्फिनिटी पे। दैट इज द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, कटिंग द x एक्सिस एट -c/a। अब देख लीजिए, ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म आपका लगभग जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि x बाई इतना प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -c/a, और x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है ये। तो अगर x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन जो कि -c/a पे कट कर रहा है y को। इजी है। चलिए आप यहां से भी चेक कर सकते हैं हम, अगर y 0 हो गया तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -c/a हो गया ना, x इज इक्वल टू -c/a। y 0, y पे कट नहीं कर रहा है। उसी तरह x 0 हो गया तो y इज इक्वल टू -c/b, यहां से भी चेक हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन एट इन्फिनिटी दिखाने का आपको ये मतलब है कि जो इंटरसेप्ट वाला फॉर्म होता है किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का, उससे आप चेक कर सकते हैं। इसको साफ साफ दिखा रहा है कि ये कैसे जाके कट करेगा। एक और सिनारियो हो सकता है जहां पे a और b दोनों 0 हो जाए, उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। ये मजेदार कंडीशन है। So case 3, if a is equal to b is equal to 0, अगर दोनों 0 हो जाए तो then in this case both the x and y intercepts are at infinity, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। Therefore, the line altogether is at infinity. Infinity पे वो लाइन है, that means वो लाइन ही नहीं है। This is called straight lines at infinity. Infinity के पास जाइए, आप ढूंढिए उसको, ठीक है ना। C 0 नहीं है, और इसको हम यहां से भी देख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पे x और y 0 कर दीजिए, ठीक है, x और y 0 कर दीजिएगा, आएगा c इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, ऐसा कोई लाइन आपको मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी इक्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन चेंज नहीं करता है। ये थोड़ा जनरल वे में आप समझ लीजिए इसको और याद करिए, इसको याद रख लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो। The multiplication of any equation of the first degree होगा, तो ये सेकेंड डिग्री में भी आप किसी इक्वेशन को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा ऑल्टर करे, बट स्ट्रेट लाइन के केस में, फर्स्ट डिग्री के केस में ऑल्टर नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आप कितना भी लंबा प्रोड्यूस करिए। इसीलिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री बाय ए कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट, ठीक है।
therefore if a1x plus a2x a2y plus z कांस्टेंट तो लेना नहीं है तो हम एक ही कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे z कांस्टेंट लिया है कि नहीं, नहीं लिया है। कांस्टेंट लिया है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का केस है ना, तो स्ट्रेट लाइन में हम z को क्यों घुसाएं। चलिए a1x प्लस a2y, चाहे इसको सबको a1 ही करिए, ना सबको a1 कैसे करूं, इस तरह करिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस कैपिटल C1 इज इक्वल टू ठीक है। नहीं भाई नंबर से ही कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं बुक में तो प्रिंट करना होता है तो वो आसानी से कर देते हैं, तो यहाँ पे नंबर में ही करिए। a1x प्लस b2y प्लस c3 ना इस तरह से नहीं है, तो सीधा साधा मैं रिप्रेजेंटेशन सिंबल ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुक में तो स्मॉल c और कैपिटल C को इस तरह से लिखेंगे। चलिए कोई नहीं, आपको भी पता चलना चाहिए, ठीक है। मैं कर्सिव में C कर दूंगा। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a2x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 are the equations of the same straight line then सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अलग है। तो सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या मतलब है कि इनमें से किसी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए कांस्टेंट अलग अलग हो गया है। तो अगर ऐसा है कि सेम स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशंस हैं, देन a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू c1 याद रखिएगा। और इससे पहले जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट डिग्री के दो इक्वेशंस हैं और उनमें से किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए उनके कॉरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है। वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का करते हैं। इक्वेशन 6 ही होगा ना। थ्योरम 5 इससे पहले किया था, जो जिसमें हमने रिड्यूस किया था किसी जनरल इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट डिग्री में परपेंडिकुलर फॉर्म में, वो हमारा थ्योरम 5 था। यहाँ पे इक्वेशन 6 लिखते हैं, ठीक है, या थ्योरम 6 लिखते हैं, क्योंकि थ्योरम लिखते आया हूँ उसी तरह से लिखता हूँ। थ्योरम 6, टू फाइंड द इक्वेशन to find the equation to the straight line
to find the equation to the straight line that passes through the two given points x dash y dash and x double dash y double dash। ठीक है, x1 y2 x2 x1 y1 x2 y2 भी लिख सकते हैं। चूंकि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने लोनी से, इसे लोनी से ही किया था और इसे लोनी में डैश से इसको रिप्रेजेंट किया गया था, तो मेरी आदत हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 भी कर सकते हैं जैसा आपका मन हो। सो टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स दिस। चलिए भाई, सपोज द इक्वेशन टू एनी straight line b y is equal to mx plus c। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब हम m और c को केयरफुली फाइंड करके इसको अपने हिसाब से जिस भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इफ लाइन 1 passes through the point x dash y dash then इसके बाद हम लोग स्लोप को भी डिफाइन करेंगे अच्छे से। अगर इस पॉइंट से हो कि ये लाइन पास कर रहा है यानी कि ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, y dash is equal to mx dash plus c, that implies c is equal to y dash minus mx dash। Substituting this value of c in 1 we get, क्या मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा y is equal to mx और c के जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे y dash minus mx dash। So y minus y dash is equal to m into x minus x dash। So इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी मैं बता रहा हूं। This is the equation to the straight line which passes through a given point, one given point this। अगर किसी एक पॉइंट से हो के कोई स्ट्रेट लाइन गुजरेगा तो उसका ये इक्वेशन हो जाएगा। This is the equation to the straight line which passes through a given point x dash y dash, या आपके लैंग्वेज में x1 y1 अगर आप कहना चाहें इसको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहां पे है कि दो पॉइंट से पास करे, तो एक पॉइंट से तो पास करता तो उसका इक्वेशन हमने निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। Additionally, if the straight line 1, माफ करिएगा 2 passes through the point x double dash y double dash, then ये पॉइंट
इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई डैश, माफ करिएगा y डबल डैश, y के जगह y डबल डैश, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, m इंटू एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश, m इज इक्वल टू एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई m is equal to y double dash minus y dash divided by x double dash minus x dash. Now this is the definition of slope of a line. कहाँ गया? यहीं पे. Slope of a line. ठीक है? We will define it very soon. हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे थोड़ी देर में, समझेंगे थोड़ा सा. ये क्या है? किसी लाइन के स्लोप, एम स्लोप ही होता है ना किसी लाइन का, इसी तरह से डिफाइन किया जाता है. चलिए इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी चर्चा करेंगे. अब इस एम का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. Substituting the value of m into, we get the required equation as y minus y dash is equal to y double dash minus y dash divided by x double dash minus x dash into x minus x dash. This is the required equation of a straight line which passes through the two given points x dash y dash and x double dash y double dash. ठीक है, अब एक प्रॉब्लम बनाते हैं, बट उससे पहले थोड़ा स्लोप के बारे में देखते हैं एक्चुअली में कि स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है ज्योमेट्री में. चलिए स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, अभी कर्व की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कर्व पे जो स्लोप है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करता रहता है. इसके बारे में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, कैलकुलस में आई मीन. चलिए यहां भी पढ़ना है हमें. जब कर्व के स्लोप की बात करेंगे ना, तो यहां भी हम जब आगे कर्व में, सर्कल में, पैराबोला, एलिप्स में जाएंगे तो यहां भी उसको डिफाइन करेंगे. बट बिफोर दैट बस स्ट्रेट लाइन के बारे में मैं बताता हूं आपको स्लोप क्या होता है, क्योंकि कर्व में भी जब जाएंगे आप तो वहां भी स्लोप स्ट्रेट लाइन का ही आप निकालेंगे. ठीक है, वो हम लोग वहां पे देखेंगे. ठीक है, तो यहां से तीन इक्वेशन हमने देखा. एक इक्वेशन जो था वो था कि कोई भी लाइन अगर किसी एक पॉइंट से होके क्रॉस करे तो उसका क्या इक्वेशन होता है, और ये इक्वेशन है जब किसी दो पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है, उससे क्रॉस करे तो उसका. और ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप का डेफिनेशन होता है मैथमेटिकली. और वो लाइन ऑफ कोर्स इन दो पॉइंट से होके गुजरता है, एक्स डैश वाई डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश. और जैसा मैंने कहा आप इसके जगह पे x1 y1 x2 y2 कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को. चलिए slope of a line. ये मान लीजिए कि आपका कोई लाइन है. ठीक है, ये x है, ये y है. इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इस y एक्सिस को यहाँ तक. ये आपका ओरिजिन मान लेते हैं और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है. इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं दो पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है. एक यहाँ पे है
एक्स डैश वाई डैश, और ये यहाँ पे है एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से परपेंडिकुलर ये इस पे ड्रॉ करते हैं और ज्वाइन करते हैं। डेफिनेटली एक्स डबल डैश, ये क्या होगा, एक्स डबल डैश यहाँ से यहाँ तक, और ये एक्स डैश है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज अगर डेल्टा एक्स से हम रिप्रेजेंट करें कि यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज, तो ये होगा एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश, क्योंकि यहाँ तक एक्स डबल डैश है, ठीक है ना, यहाँ तक क्या है, एक्स डबल डैश है, और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा वाई मतलब वर्टिकल चेंज जो इसका है वो है वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, यही तो चेंज किया है ना इतना। सो इस तरह से डिफाइन करेंगे। द स्लोप ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज the ratio of the vertical change and the horizontal change। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ये मान लीजिए एंगल बना रहा है कुछ अल्फा, ठीक है, यानी कि डेफिनेटली एक्स एक्सिस से ही एंगल अल्फा बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो देयरफॉर फ्रॉम द फिगर अब ये रेशियो क्या होता है, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। इस ट्राइंगल में ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, tangent of this angle, tan alpha is equal to delta y by delta x। है ना, so that is why slope is always the tangent of this angle, slope is always the tangent of this angle। नॉर्मली हम स्लोप को x एक्सिस से मेजर करते हैं, तो हमारा x रेफरेंस लाइन है, और इसी लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जब ये एंगल बने, इसी एंगल का जो टेंजेंट होता है वो इस स्लोप को या ग्रेडियंट को किसी स्ट्रेट लाइन के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है किसी भी स्लोप का, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसी का जो मैग्नीट्यूड है डेफिनेटली वो हमें इसका इंक्लिनेशन बनाता है। अब डेफिनेटली मान लीजिए इफ m इज इक्वल टू tan अल्फा है, जो कि हम लोग स्लोप को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, देन इफ m इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, अगर m ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, द लाइन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट के तरफ जाएंगे लाइन इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। और अगर m लेस देन 0 हो तो इस तरह से लाइन होगा भाई, यानी कि लेफ्ट से राइट तक जैसे जैसे लाएंगे तो लाइन डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो द लाइन इज इंक्रीजिंग, ये चीज और आपका क्लियर हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। इंक्रीजिंग मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है, और डिक्रीजिंग मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये घट रहा है। देखिए एक्स जैसे जैसे जा रहा है ये इधर बढ़ रहा है, वाई क्या हो रहा है, अगर ये वाई है मेरा तो वाई वैसे वैसे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है ना। द लाइन इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप बहुत कुछ बताता है किसी लाइन के बारे में या किसी कर्व के बारे में, कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द स्लोप। और ये चीज कर्व में बहुत काम करेगा। जब आपका कर्व वाला हम लोग पोर्शन में घुसेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, एंड देन फर्दर इनटू कैलकुलस, वी विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। इसलिए स्लोप याद रखिए आप हमेशा। और डेल्टा वाई क्या है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, और डेल्टा एक्स एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश, जो कि इक्वेशन में अभी देखा एम का वैल्यू आया था। चलिए अब एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं, देन
we will conclude this class. आसान क्वेश्चन है बिल्कुल. फाइंड द इक्वेशन टू द straight line which passes through the points -1, 3 and 4, -2. अब आपको जो अभी इक्वेशन मैंने बताया उस इक्वेशन के बारे में अगर आपको वो इक्वेशन याद है तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये. अगर मान लीजिए समहाउ आपको नहीं याद है तो बहुत से तरीके हैं. आपको y = mx + c तो याद है. जैसे जैसे उस इक्वेशन को हमने फाइंड किया था वही प्रोसेस अप्लाई करके रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले ये किसी लाइन का इक्वेशन मान लेंगे. उसके बाद मान लेंगे कि ये पहले इस पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है, वहां से c का वैल्यू आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फिर जो भी इक्वेशन आएगा मान लेंगे कि वो फर्दर इक्वेशन जो है इससे होके क्रॉस कर रहा है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. बट अगर इक्वेशन याद है तो हमें पता है कि इक्वेशन क्या होता है आपका, y minus y dash is equal to y double dash minus y dash by x double dash minus x dash into x minus x dash. y minus y dash क्या है यहाँ पे, y dash है 3 is equal to y double dash क्या है 4 minus y dash again 3 divided by x double dash क्या है आपका -2 और x dash क्या है आपका -1 यानी कि +1, x माइनस और -+1 हो गया. आपका इक्वेशन फाइंड हो गया. ये हो गया -1, इधर कर देते हैं तो हो जाएगा -y + 3 इज इक्वल टू x + 1 दैट इम्प्लाइज x + y. इधर ले गया मैं 3 को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. x + y इज इक्वल टू -2. x + y इज इक्वल टू 2. ठीक है. सो इस तरह से आप इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. एसएल लोनी की किताब जिनके पास है वो एग्जाम्पल 5 बनाएं, ट्राई करें सारा प्रॉब्लम बनाने का. एक एक प्रॉब्लम छोटा बड़ा सब कुछ, जो एकदम आसान है तो आप हो सकता है छोड़ सकते हैं उसको, बट मैं कहूँगा कि पहली बार सॉल्व करें तो सबको सॉल्व करिए. एंड अगर उसमें से कोई प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप पूछिए. मैं इसमें से जितने कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगेंगे जो कि थोड़े ट्रिकी हो तो इस एक्सरसाइज से मैं वैसे प्रॉब्लम को सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा. ठीक है. और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम को उठाएंगे, बट वंस वी विल फिनिश द स्ट्रेट लाइन पोर्शन. जब हम स्ट्रेट लाइन पोर्शन को खत्म करेंगे तो स्ट्रेट लाइन से आए हुए जितने प्रॉब्लम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सारा कुछ उठाएंगे. उसके बाद जब सर्कल कर लेंगे तो उसको उठाएंगे. ठीक है. बट अंटिल देन हमें बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा चैप्टर बाय चैप्टर. तो कोई दिक्कत हो आप मेरे से कमेंट में पूछिए, आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा. ठीक है ना. चलिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.